एक बड़े से कमरे में एक लड़का अकेला एक तस्वीर के साथ बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, पर गुस्से से कुछ देर तक ऐसे ही उस तस्वीर को देखने के बाद उसने उस तस्वीर को जला दिया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने देखा तो वहाँ एक नौकर था। जब उसने उस लड़के को गुस्से में देखा तो वो थोड़ा डर गया। उस लड़के ने नौकर से पूछा, क्या हुआ जो तुम्हें मुझे यहाँ आकर डिस्टर्ब करना पड़ा? तुम्हें पता है ना, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे फ्लोर पर आए। वो नौकर थोड़ा डरते हुए बोला, माफ़ कीजिए सर, पर आपको बड़ी मैडम ने बुलाया है। उस नौकर की बात सुनकर वो लड़का थोड़ा शांत होकर बोला कि जाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। वो नौकर नीचे सर करके चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़का वापस कमरे में आकर बाथरूम की तरफ चला जाता है और फेस वॉश करके नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ एक औरत सोफे पर बैठी एक फाइल पढ़ रही थी। वो लड़का जाकर उस औरत के सामने खड़ा होकर पूछता है, माँ, आपने बुलाया, कुछ काम था आपको? उसकी आवाज़ सुनकर वो औरत फाइल नीचे रखकर कहती है, भावेश बच्चे, क्या एक माँ को अपने बच्चे में सिर्फ काम की ही बात करनी हो सकती है? क्या मैं अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता सकती? उनकी बात सुनकर भावेश कहता है, नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। उसकी माँ मुस्कुराकर कहती हैं, कोई बात नहीं बच्चे, शायद मैंने ही तुम्हें इतना दूर कर दिया है कि अब तुम इतना दूर हो गए हो कि अब हमारा प्यार भी तुम्हें सिर्फ एक काम ही लगता है, जिसे तुम्हें पूरा करने आना होगा, है ना बेटा? उसकी बात सुनकर भावेश जमीन पर बैठकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट जाता है और कहता है, सॉरी माँ, हमेशा आपको दुखी कर देता हूँ ना अपनी बातों से। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, तेरी बातों से ज़्यादा तेरा अकेलापन, तेरी तन्हाई का ज़्यादा दुख होता है। बेटा, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तू कब ये बात समझेगा और कब आगे बढ़ेगा? उन सब बातों को 6 साल हो चुके हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। तू कब आगे बढ़ेगा? उनकी बात सुनकर भावेश कहता है, माँ प्लीज़, मैं वो सब याद नहीं करना चाहता और मैं आगे बढ़ चुका हूँ। भावेश की माँ, पढ़ना जी, किससे छुपा रहा है बेटा? अगर भूल गया है तो क्यों उसकी तस्वीर जलाता है? रोज अपने कमरे में क्यों अकेला रहता है? क्यों हर वक्त काम में खुद को झोंक रखा है? तू तो ऐसा नहीं था ना मेरे बच्चे। भावेश, माँ प्लीज, क्या हम कुछ और बात नहीं कर सकते? करुणा जी, ठीक है, मैंने तुझे एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। भावेश, जी माँ बताइए ना। करुणा जी, बेटा हम चाहते हैं कि तू शादी कर ले। अब तेरी उम्र भी हो गई है। हमारे और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। सीना नाम है उसका, बड़ी ही अच्छी लड़की है। हम चाहते हैं कि तुम उससे मिलो और उसे जानो। भावेश गुस्से में, कभी नहीं माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। आप क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं? मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। ये सारे रिश्ते खोखले होते हैं, एक टाइम पास। मैं कभी इन सब में नहीं पड़ूंगा। एक बार गलती हो चुकी है, दोबारा नहीं, कभी नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। पीछे करुणा जी नम आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। वो खुद से कहने लगी, कैसे समझाऊं इसे कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जरूरी नहीं कि एक ने धोखा दिया तो सब ऐसे ही होंगे। पर बस, बहुत हुआ। अब मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे नहीं मानता। शादी के लिए आने वाले महीने में मैं अपने बेटे की जिंदगी का खालीपन भरकर रहूंगी, चाहे जैसे भी मुझे ये करना पड़े। इतना कहकर वो भी वहां से चली जाती हैं। वहीं मुंबई, एक दूसरे एरिया में एक फ्लैट के एक कमरे में एक लड़की खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके हाथ में एक तस्वीर थी जिसे देखकर वो रो रही थी। वो रोते रोते कहने लगी, क्यों भगवान, क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएंगी? मैं थक गई हूँ भागते भागते। अब कहीं वो ठहराव आ जाए और मैं रुक जाऊं। वो कह रही थी कि उसका दरवाजा नॉक हुआ। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और वो तस्वीर छुपा दी और गेट खोला तो देखा एक लड़की जो व्हील चेयर पर थी। वो आई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो कहने लगी, सोमू दी, आप सोई नहीं? सौम्या, प्यार से उसे सब सोमू कहते हैं। तू भी तो नहीं सोई मेरी गुड़िया? सीरत दी, आपके बिना नींद नहीं आ रही थी। उसकी बात सुनकर सौम्या मुस्कुराकर उसे आराम से बेड पर लिटाकर बोलती है, आजा मेरी गोद में सर रख ले, तुझे नींद आ जाएगी। सीरत ने मुस्कुराकर उसकी गोद में सर रख लिया और बोली, दी, आज भी आप वो सब याद करके रोए थे ना? सौम्या, क्या करूं गुड़िया, अतीत पीछा ही नहीं छोड़ता, कितनी ही कोशिश कर लें। सीरत,
दी, आपने अपने दिल के अंदर उस याद को इतनी जगह दी है कि अब वो निकल नहीं रही। एक बार इस याद को निकाल कर किसी और की यादें जगाओ, क्या पता तब यह दर्द कम हो जाए। उसकी बात सुनकर सौम्या बोली, नहीं, अब मेरी जिंदगी में किसी की कोई जगह नहीं है। अब सिर्फ तू और मैं ही एक दूसरे की दुनिया है। अब ज्यादा मत सोच और सो जा। मुझे भी जाना है ना ऑफिस। मैं भी सोती हूँ। सीरत ने कहा, ओके दी, गुड नाइट, और करवट लेकर लेट गई। उसने मन ही मन कहा, पता नहीं कब मेरी दी की लाइफ में खुशियां आएंगी, कब कोई ऐसा आएगा जो सिर्फ उनके लिए होगा। प्लीज गॉड, मेरी दी की लाइफ में किसी ऐसे इंसान को भेज दो जो उसे उसके दर्द से बाहर निकाल सके और फिर से उसे जिंदगी के असली मायने बता सके। मेरी दी तो बस एक मशीन की तरह हो गई है जिसमें कोई फीलिंग ना हो। पर प्लीज कोई ऐसा आ जाए जो उन्हें फिर से प्यार करना सिखा सके, पहले की तरह उन्हें जीना सिखा सके। इतना कहकर वो सो गई। अगली सुबह भावेश के घर, मेहता सदन। भावेश को सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह उठकर सबसे पहले वो अपनी माँ के कमरे में जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर अपने फ्लोर पर बने जिम रूम में जाकर एक्सरसाइज करता है। उसके बाद रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है, जहाँ उसकी माँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती हैं। भावेश, गुड मॉर्निंग माँ। करुणा जी मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। भावेश सिर हिलाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अपने टैब पर काम करते हुए नाश्ता करता है। ये देखकर उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती हैं, ये क्या है भावेश, आप पूरा दिन घर में नहीं रहते हैं, उसके बाद जब सुबह कुछ समय मिलता है तो भी आप ये काम में लगे हैं। चुपचाप पहले नाश्ता कीजिए, फिर ऑफिस जाकर काम करिएगा। भावेश कुछ कहने वाला होता है कि उसकी माँ उसे गुस्से से देखती है, तो वो सिर हिलाकर टैब नीचे रखकर नाश्ता करता है। भावेश, माँ समीरा कब आ रही है अपने कॉलेज ट्रिप से? करुणा जी, 3 दिन बाद आएगी। जानते तो हो अपनी बहन को, उसे घूमने का कितना भूत सवार है, और ये तुम्हारी बदौलत है। सिर चढ़ाकर रखा है उसे तुमने। कुछ नहीं कहते हो उसे, जो कहती है बस मान लेते हो, और वो भी कम नहीं है। जानती है, कोई और ना माने तुम उसकी हर बात मान लेते हो, बस तो फायदा उठा लेती है तुम्हारा वो भी। भावेश, बस माँ, आप भी ना। अब एक ही तो बहन है मेरी, अगर उसके नखरे मैं नहीं उठाऊंगा तो और कौन उठाएगा, इसलिए आप नाराज मत होइए। करुणा जी, ठीक है, नहीं बोलूंगी कुछ, तू जाने तेरी बहन जाने। अब बता, जो मैंने कल रात कहा उसके बारे में क्या सोचा तूने? यह सुनकर भावेश की नाश्ता करते हाथ रुक गए। वो बोला, माँ इस बारे में अब कोई बात नहीं, और अभी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, चलता हूँ, बाय माँ, लव यू। यह कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद करुणा जी ने एक गहरी सांस ली और वो भी अपना बैग लेकर एनजीओ के लिए निकल गईं। करुणा जी एक सोशल वर्कर हैं जो कई एनजीओ के लिए काम करती हैं। मेहता इंडस्ट्रीज, यह है भावेश का ऑफिस, जिसमें कम से कम 48 फ्लोर है, और वो उसका कैबिन सबसे टॉप फ्लोर पर है। उसके फ्लोर पर सिर्फ उसके मैनेजर और उसके असिस्टेंट का केबिन है। इसके अलावा किसी को भी परमिशन नहीं है उस फ्लोर पर जाने की। जिन्हें भी कोई काम होता है वो डायरेक्ट उसके असिस्टेंट या फिर मैनेजर से कह देते हैं। डायरेक्ट भावेश से मिलने की परमिशन किसी को भी नहीं है। भावेश अपने ऑफिस पहुंचता है। उसका ड्राइवर जल्दी से उसके लिए गेट खोलता है। भावेश एक हाथ में टैब लिए बाहर निकलता है। उसका ड्राइवर उसका बैग और कोट बाहर निकालता है और उसके पीछे चलने लगता है। भावेश जब ऑफिस में एंटर करता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रीट करती है। भावेश सिर हिलाकर चला जाता है। वो जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचता है, उसका असिस्टेंट जयेश उसका वेट कर रहा होता है। वो कहता है, गुड मॉर्निंग सर। भावेश सिर हिला देता है और उसे इशारा करता है। जयेश इशारा समझ जाता है और जल्दी से पीछे खड़े ड्राइवर से कोट और उसका बैग लेकर भावेश के साथ लिफ्ट में आ जाता है। लिफ्ट का बटन 48 फ्लोर पर प्रेस करने के बाद वो खड़ा हो जाता है। भावेश, मिस्टर रॉबिन्स के प्रोजेक्ट में क्या अपडेट है? जयेश, सर वो आपसे एक बार मीटिंग करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट और लोकेशन के बारे में। भावेश, कब आ रहे हैं वो लोग? जयेश, सर अगले हफ्ते तक वो इंडिया आ जाएंगे। इसी तरह वो डिस्कस करते हुए अपने फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। भावेश अपने केबिन में जाने के बाद जयेश से एक कप कॉफी लाने को कहता है और खुद अपनी डेस्क पर जाकर लैपटॉप पर काम करने लगता है। थोड़ी देर में जयेश आता है और बताता है
कि उनका एक प्रोजेक्ट जो शर्मा इंडस्ट्रीज के साथ चल रहा था वो पूरा हो गया है और उन्हें 600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यह सुनकर भावेश एकदम शांत चेहरे के साथ कहता है, इस प्रोजेक्ट पर सबने बहुत मेहनत की थी। एक काम करो, सबको इस महीने बोनस के साथ सैलरी दे दो और मुझे गुप्ता कंपनी के प्रोडक्ट के डिटेल बताओ। जयेश, यस सर, और उसे समझाने लगता है। थोड़ी देर बाद जयेश भी अपने केबिन में चला जाता है और भावेश भी अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ सौम्या के घर। सौम्या की नींद अलार्म से खुली जब सुबह के 8 बज गए थे। वो उठी और सबसे पहले उसने शिव जी को नमन किया। उसके बाद किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और अपने लिविंग रूम में बनी बालकनी में पीने लगी। थोड़ी देर बाद चाय खत्म करने के बाद वो उठी और कपड़े लेकर नहाने चली गई। 15 मिनट के बाद वो नहाकर आई और ऑफिस के लिए रेडी होने लगी। उसने एक येलो कलर का सूट, उसके साथ लाल रंग की स्टॉल ले रखी थी। आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर हल्की सी लिप बाम, हाथ में घड़ी और पैरों में फ्लैट्स डालकर जल्दी से अपने ऑफिस का बैग लिया और सीरत के पास आई। वो देखा कि वो एकदम मासूमियत के साथ हाथ में टेडी लेकर सो रही थी। उसे देखकर सौम्या मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं कब उसकी बहन पूरी तरह से ठीक होगी। सीरत का 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण उसका एक पैर बुरी तरह से डैमेज हो गया। डॉक्टर ने उन्हें साफ कहा था कि अगर उसका पैर पूरी तरह ठीक करना है तो यूएस के एक डॉक्टर से कांटेक्ट करना होगा, जिसका खर्चा कम से कम 20-25 लाख रुपए तक आएगा। सौम्या ने तब से ही कोशिश करना शुरू कर दिया और पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, पर मुंबई जैसे शहर में पैसे का इंतजाम करना बहुत मुश्किल था उसके लिए। इसलिए उसने स्टंट डांसिंग भी शुरू कर दी। पर सीरत को इसके बारे में पता चलता तो वो कभी उससे नहीं करने देती। सौम्या अभी अपनी सोच में खोई थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। तब वो अपनी सोच से बाहर आई। उसने फ़ोन देखा तो उसकी दोस्त रोली का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से चिल्लाने की इतनी तेज आवाज़ आई, रोली, सोमू कहाँ है तू? कब से फ़ोन कर रही हूँ? सौम्या ने कहा, पहले तो अपना यह लाउड स्पीकर बंद कर और धीरे बोल। मैं घर पर ही हूँ, बता क्या हुआ? रोली, मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि तू आज ऑफिस चलेगी ना? आज अपने प्रोजेक्ट का रिजल्ट है कि अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ कि नहीं, कंपनी के आने वाली डील के लिए। सौम्या बोली, हाँ आ रही हूँ। मेरी माँ, तू तैयार हो गई क्या? यह सुनकर रोली ने अपने दांतों तले जीभ दबा दी। वो बोली, हाँ बस हो ही गई हूँ। सौम्या, रोली तू फिर झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ तू अभी नींद से उठी होगी, है ना? रोली, हाँ तो गुस्सा क्यों होती है? तू जब तक आएगी मैं हो जाऊंगी रेडी। सौम्या ने ओके कहा और फोन रख दिया। फिर सीरत को उठाकर जल्दी से नाश्ता बनाकर वो सीरत के पास आई और बोली, गुड़िया मैं निकल रही हूँ, तू आराम करना और दवाई ले लेना। कोई भी काम हो तो शांता ताई को बोल देना या मुझे कॉल कर देना, पर तू आराम करना, बस समझी? सीरत मुंह बनाकर बोली, बस करो दी, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। उसकी बात सुनकर सौम्या बोली, हाँ हाँ समझ गई, अब मैं चलती हूँ, बाय। यह कहकर वो अपने दोस्त के घर के लिए निकल गई और फिर वहां से ऑफिस। सौम्या का ऑफिस। सौम्या और ओली अपनी अपनी स्कूटी पार करके जल्दी से ऑफिस के अंदर जाती हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट उन्हें रोक कर कहती है, एक्सक्यूज मी मैम, आप पहले एंट्री तो कर दीजिए, फिर जाइएगा। यह कहकर वो उन्हें पंच मशीन की तरफ इशारा करती है। यह सुनकर रोली मुंह बनाकर बोलती है, क्या दीपा, तुम भी लेट करवा दोगी? और ये ऑफिस वाले भी बड़े बेकार हैं। जब पता है कि हम लोग सैलरी आने तक नहीं जाएंगे, तब भी रोज हमारा अंगूठा छापना जरूरी है क्या? उसकी बात सुनकर सौम्या कहती है, ये इसलिए ताकि तुम टाइम से ऑफिस आ सको। हर महीने तुम्हारी सैलरी से पैसे कट हो जाया करते हैं क्योंकि तुम वार्निंग के बाद भी लेट होती हो। अब नाटक बंद करो और जल्दी से पंच करके ऊपर चलो। रोली ने उसे गुस्से से देखा और फिर दोनों पंच लगाकर अपने फ्लोर पर चली गईं। जैसे ही वो पहुंचे एक कलीग ने उन्हें बताया कि बॉस ने उन्हें बुलाया है। यह सुनकर पहले दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाकर बॉस के केबिन की ओर चली गईं। रोली ने गेट नॉक किया और कहा, मे आई कम इन सर? अंदर से आवाज आती है, कम इन। दोनों अंदर जाती हैं, जहां बॉस की चेयर पर एक 40-45 की एज का आदमी आंखों पर चश्मा लगाए काम कर रहा था। उनके आने की आवाज़ सुनकर वो सिर ऊपर उठाकर देखते हैं। दोनों ने गुड मॉर्निंग विश करती हैं
वो भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं और बैठने का इशारा करते हैं। वो दोनों चेयर खींचकर बैठ जाती हैं। मिस्टर गुप्ता, मैंने आपको एक गुड न्यूज़ देने के लिए बुलाया था कि हमारा प्रोजेक्ट जिसे सौम्या लीड कर रही थी, उसका आइडिया मेहता इंडस्ट्रीज को बहुत पसंद आया है। वो हमसे लिंकअप करना चाहते हैं। रोली, जिसकी बात बात पर एक्साइटेड होने की आदत थी, वो एकदम से चीखते हुए कहती है, क्या बात सुनाई सर आपने। आज का दिन ही बन गया आज का। और सर, यह प्रोजेक्ट तो हमें मिलना ही था। इसे हमारी सोमू जो लीड कर रही थी। उसे इस तरह देखकर दोनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। सौम्या जल्दी से उसे पकड़कर कहती है, सॉरी सर, इसकी आदत है, जब भी ज़्यादा खुश होती है इसी तरह करती है। मिस्टर गुप्ता, जो कि अब रोली को घूर रहे थे, वो कहते हैं, ओके सौम्या, समझाओ इसे कि ऑफिस है, एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करे। और अब तुम दोनों जाओ, अपना काम करो। बाकी डिटेल्स तुम्हें मिस्टर राठी दे देंगे। सौम्या और रोली सिर हिलाकर सॉरी कहकर जाने लगती हैं। मिस्टर गुप्ता, वेट सौम्या। सौम्या, यस सर। मिस्टर गुप्ता उसे कहते हैं, यह हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे अच्छे से लीड करोगी। सौम्या शांति से कहती है, डोंट वरी सर, मैं अपना 100% दूंगी इस प्रोजेक्ट को। फिर वो दोनों अपनी अपनी डेस्क पर जाकर काम करने लगती हैं। ऐसे ही दिन में लंच टाइम हो जाता है। रोली सौम्या की डेस्क पर जाती है और कहती है, चल अब बहुत हुआ काम, अब लंच करते हैं। सौम्या कहती है, थोड़ा सा काम है, मैं 5 मिनट में आती हूँ, तू जब तक कैंटीन जा। रोली उसे जल्दी आने का कहकर चली जाती है। वहाँ का लगभग सारा स्टाफ चला गया था। सौम्या अपना कंप्यूटर बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे आनंद मिल जाता है। आनंद सौम्या का सीनियर था। वो उसे बहुत पसंद करता था और उसे कई बार प्रपोज भी कर चुका था, पर सौम्या उसे मना कर चुकी थी क्योंकि आनंद एक बहुत ही खराब किस्म का आदमी था। उसका चक्कर आए दिन किसी न किसी के साथ होता था, इसलिए सौम्या उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से आनंद उसके पीछे पड़ चुका था। सौम्या कहती है, सामने से हटिए, मुझे जाना है। यह सुनकर आनंद एक गंदी सी हंसी के साथ कहता है, क्या तुम भी? एक बार मिल तो लो सही से, अभी हम मिले भी नहीं और तुम जाने की बात कर रही हो। सौम्या उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो आनंद सौम्या की कमर को पकड़ लेता है, जिससे सौम्या एक पल के लिए चौंक जाती है, पर अगले ही पल वो खुद को छुड़ाने लगती है। पर आनंद की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो उसे जोर का धक्का मार देती है, जिससे उसकी पकड़ छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। सौम्या उसे देखकर इस तरह देखकर डर जाती है। वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागती है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देती है। सौम्या लिफ्ट के मिरर में देखती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके बाल हल्के बिखर गए थे और कपड़ों पर भी सिलवटें हो गई थीं और उसकी आंखें भी हल्की लाल हो गई थी। वो जल्दी से अपने बाल ठीक करती है और अपने कपड़े ठीक करती है। तब तक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ गई थी। वो जल्दी से बाहर निकलती है। वो जल्दी से कैंटीन जाती है, जहाँ रोली बैठकर उसका वेट कर रही थी। सौम्या उसके पास जाती है और खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, तूने अभी तक लंच स्टार्ट नहीं किया? रोली, तेरा ही वेट कर रही थी, पर तू एक बात बता, तू इतना परेशान क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? और तेरी आंखें भी लाल हैं। सौम्या, अरे बस गलती से अपना हाथ लग गया था, इसलिए। अब तू जल्दी से चल, लंच करके वापस भी जाना है और काम खत्म करना है। तुझे पता है ना, मेरा आज ऑडिशन है डांस का, मुझे वहाँ भी जाना है। रोली, हाँ हाँ, जल्दी कर, मुझे भी देखना है। वैसे भी तेरा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि तू बेस्ट है स्टंट डांसिंग में। सौम्या, इतना भी कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। क्या पता और भी लोग आएंगे जो मुझसे भी अच्छा करें। रोली, मेरे लिए तो तू ही बेस्ट है। चल अब चलते हैं। ये कहकर दोनों लंच करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पर सौम्या को अभी भी डर था कि आनंद ना आ जाए वापस। पर वो सोचती है, शायद अब वो ना आए और अभी मुझे अपने डांस के बारे में सोचना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और उससे भी ज़्यादा सीरत का इलाज, डॉक्टर ने साफ कहा है, अगर आने वाले 4 महीनों में इलाज नहीं हुआ तो वो कभी नहीं चल पाएगी। यह सोचते हुए सौम्या काम पर लग जाती है और इसी तरह शाम हो जाती है और ऑफिस टाइमिंग ओवर हो जाते हैं। सौम्या जल्दी से अपना बैग लेकर नीचे पार्किंग में जाकर अपनी स्कूटी निकालती है और रोली के साथ ऑडिशन वाली जगह पर चली जाती है। इन सबसे अनजान कि आनंद वहीं पार्किंग में छुपा उसे गुस्से से देख रहा था। आनंद,
भागकर जाओगी कहाँ सौम्या जी? आज तुमने मुझे इस तरह इंसल्ट करके सही नहीं किया। अब बहुत हुआ, बहुत प्यार से समझा लिया। अब तुझे मेरा असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट थी। मेहता इंडस्ट्रीज भावेश भी अपना काम करके ऑफिस से घर को निकल जाता है। रास्ते में वो ड्राइवर को गाड़ी बीच पर रोकने को बोलता है। वो गाड़ी रोकता है और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। भावेश बीच पर जाकर एक पत्थर पर बैठ जाता है जहाँ कुछ एक ही लोग थे। वो सामने उठ रही लहरों को देख रहा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। तभी उसे एक कपल की आवाज आती है। एक लड़का एक लड़की से बोल रहा होता है, जान तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? लड़की, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भावे से सुनकर बोलता है, एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ खुद से कहता है, कभी वो भी इसी तरह कहती थी कि सांसों का बंधन है हमारा, और अब वो तो जान ही निकाल कर चली गई। सच कहते हैं, इश्क आग का दरिया है, सबको जला देता है। मुझे ही देख लो, सब है, फिर भी नफरत और दर्द की आग में जल रहा हूँ। न सुकून है न खुशी, बेजान सा हूँ। बस ना कोई आस है ना कोई उम्मीद। उसके बाद कुछ वक्त बाद वो अपने घर के लिए चला जाता है और घर पहुंचकर खाना खाकर अपना काम करने लगता है। वहीं सौम्या भी अपना ऑडिशन देकर घर आती है और फ्रेश होकर सीरत के साथ खाना खाकर थोड़ी देर उससे बात करके वो भी अपना थोड़ा ऑफिस का काम करके सो जाती है। अगली सुबह सौम्या आज सुबह के 4 बजे उठकर तैयार हो रही थी, क्योंकि आज बुधवार था और सौम्या हर बुधवार को नंगे पैर सिद्धि विनायक मंदिर जाया करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब तक सीरत पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, वो हर बुधवार को नंगे पैर सिद्धि विनायक मंदिर जाया करेगी। उसने आज लाल रंग का सूट पहना था, कानों में छोटे छोटे बुंदे, आंखों में काजल की एक पतली सी लकीर, बालों को खुला रखा था। वो तैयार होकर हॉल में आई और पूजा का सामान लेकर मंदिर के लिए निकल गई। दूसरी तरफ भावेश के घर आज करुणा जी जिद पर अड़ गई थी कि वो भावेश को अपने साथ मंदिर लेकर जाएंगी। भावेश, माँ आप जानती हैं ना, मैं इन सब में नहीं मानता। फिर भी आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? करुणा जी, तुम उन्हें नहीं मानते पर अपनी माँ को तो मानते हो ना। भावेश, माँ आप हर बात मुझसे ऐसे ही ब्लैकमेल करके मनवा लेती हो। करुणा जी थोड़ा इमोशनल होकर कहती हैं, ठीक है, तुझे नहीं जाना, मेरे साथ मत जा। आखिर मैं मायने ही क्या देती हूँ तेरे लिए। जा तू अपने ऑफिस जा, और वो शायद ज़्यादा ज़रूरी है। भावेश अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहता है, अच्छा चलिए, आज मेरा दिन आपका, पर प्लीज आगे से ये मत कहना कि आप मेरे लिए मायने नहीं देती हो। करुणा जी मन ही मन मुस्कुराकर, तू कितना ही जिद्दी क्यों ना हो, मैं भी तेरी माँ हूँ। तुझे कैसे मनाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो फिर से नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहती हैं, अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी, वरना लेट हो जाएंगे। फिर वो भी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। इन सबसे अनजान की आज से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सिद्धि विनायक मंदिर। भावेश और करुणा जी मंदिर पहुंचते हैं। करुणा जी सामान लेकर नंगे पांव जाने लगती हैं, तो भावेश उन्हें टोक देता है, माँ चप्पल तो पहन लीजिए, आपको कुछ चुभ सकता है रास्ते में। करुणा जी, नहीं बेटा, मेरा नियम है, मैं यहाँ नंगे पैर ही आती हूँ। फिर मन में, अगर तुझे बताया कि मैं तेरे लिए मांगी हुई मन्नत के लिए कर रही हूँ तो तू कभी नहीं मानेगा और ना मुझे ऐसा करने देगा। भावेश लाचारी में सिर हिलाता है और कहता है, आपको कोई नहीं समझ सकता माँ, अब चलिए, आपके भगवान वेट कर रहे हैं। करुणा जी मुस्कुराकर उसके साथ चली जाती हैं। वहीं सौम्या भी मंदिर पहुंचती है और हाथ जोड़कर मंदिर के अंदर चली जाती है। मंदिर में बहुत भीड़ होती है कि तभी किसी का हाथ सौम्या को एकदम से छू जाता है। एक पल को तो उसे लगता है कि उसे करंट सा लग गया, पर वो जल्दी से खुद को संभाल कर आगे की ओर बढ़ जाती है। वहीं ऐसा ही कुछ एक इंसान के साथ और भी हुआ। यह था भावेश, जो अपना फोन अपनी पॉकेट में डाल रहा था। उसका हाथ सौम्या से टच हुआ था, पर उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। ऐसे ही धीरे धीरे सब मंदिर के अंदर पहुंच गए। सौम्या ने पंडित जी को प्रणाम किया और उन्हें अपनी पूजा की थाली दी। सौम्या ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, मैंने आपसे आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो भी मांगा था अपने अपनों के लिए मांगा था, क्योंकि मैंने अपनी किस्मत के फैसले आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। आपसे आज मैं सिर्फ अपनी सीरत के लिए प्रार्थना करने आई हूँ कि उसे जल्दी से पूरी तरह ठीक कर दीजिए। वहीं करुणा जी भी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बप्पा, मैंने आपसे जो मांगा
आपने मुझे दिया है। इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे प्यारे बच्चे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। पर मेरे भावेश की ज़िंदगी में जो सालों पहले तूफान आया था, वो आज तक नहीं थमा। मेरा भावेश कहता नहीं, पर वो बहुत अकेला है। उसे किसी साथी की ज़रूरत है, जो उसे समझे, उसके दर्द को समझे। प्लीज़ उसकी ज़िंदगी में किसी ऐसी लड़की को भेज दीजिए जो उसे पहले वाला भावेश बना सके, जो हंसता मुस्कुराता था। सालों हो गए उसे सुकून की मुस्कुराहट देखे। इतना कहकर वो भी अपनी प्रार्थना पूरी करके आंखें खोलती हैं, तो उनकी नज़र सामने बैठी सौम्या पर जाती है, जो बड़ी शिद्दत से प्रार्थना कर रही थी। उनके चेहरे पर एकाएक मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके सर पर हाथ रखती हैं। सौम्या आंखें खोलती है तो एक माँ जैसा अपनेपन का स्पर्श महसूस होता है। वो आंखें ऊपर करती है तो देखती है कि करुणा जी उसे देखकर स्माइल कर रही थी। वो भी स्माइल करती है। करुणा जी, लगता है कुछ बहुत अखंड मांग रही हो। सौम्या मुस्कुराकर, जी माँ जी, लेकिन अपने लिए नहीं, किसी ऐसे के लिए जो मेरी दुनिया है। करुणा जी, खुश रहो, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। और ये कहकर वो चली जाती हैं। सौम्या भी बाहर आती है और आगे चलने लगती है। वो जैसे ही थोड़ा बाहर आती है, देखती है कि करुणा जी पैर पकड़कर बैठी थी। वो जल्दी से उनके पास गई तो देखा उनके पाँव में पत्थर लग गया था और खून भी बह रहा था। उसने पूछा, माँ जी ये कैसे हुआ? आपको तो बहुत खून बह रहा है। करुणा जी, अरे बेटा परेशान मत हो, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। सौम्या बोली, ये थोड़ा है, ये बहुत ज्यादा है माँ जी। रुकिए एक मिनट। सौम्या अपनी थाली से हल्दी लेकर उनके पैर में लगा देती है और अपने दुपट्टे के कोने को फाड़कर उनके पैरों में बांध देती है। तभी भावेश आता है और कहता है, माँ क्या हुआ आपको? कैसे लगी ये चोट? करुणा जी कहती हैं, छोटी सी चोट है, ज्यादा नहीं है। और वैसे भी इस बच्ची ने चोट पर मरहम लगा दिया, अब सब सही है। भावेश से सुनकर ऊपर देखता है तो उसकी आंखें सौम्या से मिलती हैं, तो कुछ पल को तो वो खो ही जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में इतनी मासूमियत थी कि कोई भी उसे देखे तो देखता ही रह जाए। पर अगले ही पल वो संभल गया और कहने लगा, माँ क्या आप भी ऐसे ही किसी से जान पहचान मत बढ़ाया करें। कौन कैसा है हमें नहीं पता, और क्या पता ये कैसी है, क्या पता कोई चोर। वो आगे कहता, इससे पहले ही सौम्या उससे कहती है, बस बहुत हुआ, किसी को बिना जाने आपको उसके बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, समझिए आप। इतना कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद करुणा जी भावेश को गुस्सा से कहती हैं, यह क्या तरीका है किसी से बात करने का? कितना बुरा लगा होगा उसे। एक तो उसने आपकी माँ की इतनी मदद की और आपने उससे इतना बुरा बर्ताव किया। हमें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। भावेश कहता है, माँ आप बहुत भोली हो, आपको हर कोई सच्चा ही लगता है। मुझे तो वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगी, और वैसे भी वो थी तो अनजानी, उसके लिए आप अपने बेटे को डांट रही हैं। करुणा जी कहती हैं, तुमसे बहस करना ही बेकार है। मुझे घर छोड़ दो और तुम भी ऑफिस जाओ। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ तुमसे। इतना कहकर वो आगे चलने लगती हैं। भावेश मन ही मन कहता है, अच्छे से जानता हूँ मैं ऐसे लोगों को, जो भोलेपन का नाटक करते हैं, फिर पीठ पीछे छुरा घोंप कर चले जाते हैं। अच्छा है मैंने उसे डांट दिया, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाती तो माँ को भी कभी न कभी हर्ट कर ही देती। उसके जाने के बाद करुणा जी भावेश को गुस्से से कहती हैं, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? कितना बुरा लगा होगा उसे। एक तो उसने आपकी माँ की इतनी मदद की, और आपने उससे इतना बुरा बर्ताव किया। हमें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। भावेश कहता है, माँ आप बहुत भोली हो, आपको हर कोई सच्चा ही लगता है। मुझे तो वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगी, और वैसे भी वो थी तो अनजानी, उसके लिए आप अपने बेटे को डांट रही हैं। करुणा जी कहती हैं, तुमसे बहस करना ही बेकार है। मुझे घर छोड़ दो और तुम भी ऑफिस जाओ। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ तुमसे। इतना कहकर वो आगे चलने लगती हैं। भावेश मन ही मन कहता है, अच्छे से जानता हूँ मैं ऐसे लोगों को, जो फल भोलेपन का नाटक करते हैं और पीठ पीछे छुरा घोंप कर चले जाते हैं। अच्छा है मैंने उसे डांट दिया, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाती तो माँ को भी कभी न कभी हर्ट कर ही देती। इसी तरह सोचते हुए वो भी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सौम्या भी मन में कहती है, कितना बदतमीज इंसान है, आज मिल गया, भगवान करे आगे कभी ना मिले। और वो भी घर के लिए निकल जाती है। सौम्या घर पहुंचती है तो देखती है सीरत सो रही थी। वो उसे उठाती है, गुड़िया उठ जा, देख तेरे लिए मैं बप्पा का प्रसाद लाई हूँ, उठ और जल्दी से फ्रेश होकर खा ले।
सीरत सौम्या के गले लगकर कहती है, गुड मॉर्निंग दी, और उठती है। सौम्या उसकी मदद करती है और उसे फ्रेश अप करवा के डाइनिंग टेबल पर बैठा कर खुद नाश्ता बनाने लगती है। सीरत, दी, आज आपके हाथ की कचौड़ी खाने का दिल कर रहा है, प्लीज बना दो ना। सौम्या मुस्कुराकर, हाँ मेरी चटोरी बना देती हूँ, और वो कचौड़ी बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो कचौड़ी बनाकर टेबल पर लगाकर कहती है, चल गुड़िया, अब जल्दी से खा ले, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। ये कहकर दोनों कचौड़ियाँ खाने लगती है। सीरत, वाह दी, आपकी कचौड़ियों का तो जवाब नहीं, मन तो करता है आपके हाथ चूम लूं। उसकी नौटंकी देखकर सौम्या हंसते हुए कहती है, बस कर मेरी माँ, और अब जल्दी खा ले, मैं जब तक थोड़ी पैक कर लेती हूँ रोली के लिए, वरना अगर उसे पता चला कि कचौड़ी बनी है और उसे नहीं दी तो ऑफिस सर पर उठा लेगी वो। इतना कहकर वो टिफिन में कचौड़ी पैक करती है। फिर वो ऑफिस बैग लेकर आती है और सीरत से कहती है, गुड़िया, आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे तेरे चेकअप के लिए। सीरत कहती है, ओके दी। सौम्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही सीरत, हाँ हाँ पता है क्या कहोगी आप, कि कोई काम मत करना, दवाई ले लेना और बस आराम करना, समझ गई, अब आप जाओ, बाय। सौम्या उसे आंखें दिखाकर बाय कहती है और चली जाती है। सीरत उसके जाने के बाद एक बार अपना पैर देखती है और फिर सोचती है, पता नहीं मैं ठीक भी हो पाऊंगी कि नहीं। दी को तो मेरे अलावा किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। फिर सर झटक कर कहती है, नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ना मुझे। फिर वो भी अपने कमरे में जाकर दवाई लेकर आराम करने लगती है। मेहता सदन। भावेश और करुणा जी जैसे ही घर पहुंचे, करुणा जी कार से उतरकर अंदर जाने लगीं। भावेश, माँ संभल कर। और जैसे ही उसने उनका हाथ पकड़ना चाहा, करुणा जी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आपके इस सम्मान की। जिसे सम्मान देना चाहिए था उसे तो न जाने क्या क्या कह आए आप। अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, हम चले जाएंगे। भावेश, माँ बस कीजिए, आप भी ना उस बात को लेकर बैठ गई हो। अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर वो फिर कभी मिली तो माफ़ी मांग लूँगा। अब मैं, ठीक है ना करुणा जी, ठीक है, पर वादा कर, कभी किसी को बिना जाने दोबारा कुछ गलत नहीं बोलोगे। भावेश, अच्छा ठीक है, आप पहले अंदर चलिए, इस घाव पर पट्टी करना जरूरी है। और उन्हें अंदर लेकर जाता है। अंदर पहुंचकर वो एक नौकर को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को बोलता है और खुद अपनी माँ को सोफे पर बैठाकर उनके पैर को अपने पैर पर रखकर उनका घाव देखने लगता है। तब तक नौकर भी फर्स्ट एड बॉक्स ला चुका था। वो उसे जाने का कहकर खुद अपनी माँ के पैर का घाव साफ करने लगता है। वो पट्टी करने के बाद कहता है, माँ आज आप कोई काम नहीं करेंगी, आज केवल आराम करेंगी आप, और मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। करुणा जी कहती हैं, ठीक है, ज़्यादा डांटो मत, अब तुम भी अपने पापा की तरह मुझे। फिर भावेश उन्हें कमरे में लेकर जाता है और उन्हें आराम करने का कह वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो जयेश को आज का शेड्यूल बताने के लिए कहता है, जयेश सर, आज मिस्टर गुप्ता वाले प्रोजेक्ट के डिस्कशन के लिए उनकी टीम मेंबर्स आ रहे हैं। भावेश, कितने बजे तक आ रहे हैं? जयेश, सर 12 बजे तक वो लोग हमारे ऑफिस पहुंच जाएंगे। भावेश, हाँ कहकर उसे जाने को बोल देता है। जयेश भी अपने केबिन में चला जाता है। भावेश उसके जाने के बाद अपने केबिन में बनी गिलास वॉल के सामने खड़ा होकर देखने लगता है और कहता है, आज क्या हो गया है मुझे, क्यों इतनी बेचैनी सी हो रही है सुबह से, जैसे कुछ होने वाला है। माँ ठीक है, पापा भी अपने क्लाइंट्स के साथ व्यस्त में है, और समीरा के लिए भी गार्ड्स भेज रखे हैं मैंने। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ घटने वाला है। फिर वो अपने डेस्क के ड्रॉ को खोलकर एक मेडिसिन ले लेता है और पानी पीकर एक गहरी सांस ले लेता है और टाइम देखता है तो 11:45 हो चुके थे। वो खुद को एक बार शांत करके अपने एक क्लाइंट से फ़ोन पर बात करने लगता है। वो जैसे ही फ़ोन कट करता है, उसका असिस्टेंट उसे मीटिंग के लिए बुलाने आ जाता है। भावेश भी अपनी मीटिंग के लिए उसके साथ मीटिंग रूम की ओर चला जाता है। मीटिंग रूम में पहले से ही गुप्ता कंपनी के टीम मेंबर्स वेट कर रहे होते हैं। वो भावेश के आने पर उसे ग्रीट करते हैं। भावेश सबको बैठने को बोल देता है और खुद भी बैठ जाता है। भावेश मीटिंग शुरू करने को बोल देता है, पर वहाँ से कोई एम्प्लॉय नहीं उठ रहा होता है। वो कहता है, क्या हुआ, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। रोली, जी सर। वो कह रही होती है कि मीटिंग रूम से एक आवाज़ आती है, श्योर सर। रोली देखती है जहाँ सौम्या खड़ी थी, वो उसे देखकर एक स्माइल कर देती है। भावेश को आवाज़ थोड़ी सुनी हुई सी लगती है,
तो वो भी सिर उठाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। पर संभल कर कहता है, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। सौम्या प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है और सबको एक्सप्लेन करने लगती है। सब बहुत इम्प्रेस हो रहे थे क्योंकि सौम्या बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ सबको समझा रही थी। यहाँ तक कि भावेश भी खुद हैरान था कि सुबह की सौम्या और अभी की सौम्या में दिन रात का फर्क था। उसे लगा नहीं था कि वो इतनी कॉन्फिडेंट होगी। उसने बहुत से ऐसे सवाल पूछे जिससे वो उसे परेशान कर सके, पर सौम्या ने बेहद कॉन्फिडेंस के साथ सबका जवाब दिया। सौम्या ने थैंक यू कहकर प्रेजेंटेशन का एंड किया तो सब उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बैठ गई। भावेश ने अपने जैस को कुछ इशारा किया। जैस ने सबसे कहा, हम आपको डिसीजन कल तक बता देंगे, अभी आप सब जा सकते हैं। अगर कोई क्यूरी हुई तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। सब एक दूसरे से हाथ मिलाकर जाने लगते हैं। तभी भावेश कहता है, वेट मिस शर्मा, आपसे कुछ पूछना था, आप यहीं रुकिए। एक पल के लिए सौम्या थोड़ा सा चौंक गई, पर सबके सामने वो मना नहीं कर सकती थी, तो उसने बोला, यस सर। सबके जाने के बाद भावेश कहता है, सुबह के लिए सॉरी, आपको कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था मैंने। और ये इतना कहकर वो एक चेक निकालकर सौम्या की तरफ बढ़ाकर कहता है, आपने सुबह जो किया उसके लिए जितनी कीमत आप चाहें इसमें भर सकती हैं। ये मेरा पे बैक समझिएगा। यह सुनकर सौम्या शांत होकर वो चेक लेती है और उस पर कुछ लिखकर भावेश की तरफ बढ़ा देती है और कहती है, ये दे सकते हो तो दे दीजिए। भावेश देखता है तो उस पर लिखा था, रिस्पेक्ट। ये देखकर वो थोड़ा गुस्से से कहता है, ये क्या मजाक है मिस शर्मा। सौम्या शांत भाव से कहती है, सर पहली बात तो जो मैंने सुबह किया वो इंसानियत के नाते किया। जो मैं किसी के लिए भी करती उसके लिए मुझे किसी कीमत की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपने जो सुबह किया और जो अभी आप कर रहे हैं उससे आप मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप चोट पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप रिस्पेक्ट खरीद लीजिए, क्योंकि इसकी आपको बहुत ज़रूरत है। इतना कहकर वो चली जाती है। भावेश को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इतने वक्त में किसी ने उससे इस बेबाकी से बात नहीं की थी। उसका ईगो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो कहता है, होती कौन है ये मुझे रिस्पेक्ट का पाठ पढ़ाने वाली, समझती क्या है ये अपने आप को। इतना कहकर वो गुस्से से अपने केबिन में चला जाता है। उसका असिस्टेंट यह सब देख रहा होता है। वो कहता है, क्या बात है, जो भी थी बड़ी हिम्मत वाली थी, हमारे बॉस का मुंह बंद कर दिया, पर पता नहीं क्या होगा, बड़े गुस्से में है सर। इतना कहकर वो भी मीटिंग रूम से बाहर आ जाता है। एक तरफ भावेश बेहद गुस्से में था, वहीं दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही हाल था। और ये थी हमारी सौम्या। वो बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अजीब बदतमीज आदमी है। एक तो सुबह मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की और उसके बाद सॉरी भी एहसान करके बोल रहा है, फिर मदद की कीमत लगा रहा है। लगता है ज़्यादा ही पैसा है। मैंने भी उसे उसका सही यूज़ करना बता दिया। वो रोली के पास आई तो रोली उससे बोली, क्या बात है, तू इतने गुस्से में क्यों है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तू इतना गुस्सा तो नहीं करती बिना किसी वजह से। सौम्या उसे भावेश के साथ सुबह से अभी तक का सारा किस्सा सुना देती है। रोली उसे बोलती है, देखने से तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगता है, पर ऐसी बातें करेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर छोड़ उसे। अब बता, सीरत ठीक है ना। अब तू जब अचानक भाग के गई तो तुझसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। सौम्या सुनकर सुबह की घटना याद आ जाती है। फ्लैशबैक। जब सौम्या मीटिंग की प्रिपरेशन करवा रही थी तब उसे घर से कॉल आया था, जो उसके घर को संभालने वाली शांता ताई का था। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया उनकी घबराई हुई आवाज़ आई, सोमू बेटा, वो सीरत। सौम्या थोड़ा डर गई, उससे पूछा, क्या हुआ ताई, सब ठीक है ना। सीरत ठीक है ना, ताई बोली। सीरत को अचानक पैर का दर्द उठा है, दवाई देने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा। तू जल्दी आ जा, यहाँ वो बार बार तेरा ही नाम ले रही है। सौम्या घबराकर बोली, मैं आती हूँ, आप तब तक डॉक्टर साहब को बुलाइए। इतना कहकर वो जल्दी से जाने लगती है। रोली पूछती है, तब वो बस ये कह देती है कि सीरत की तबीयत खराब हो गई है और उसका जाना जरूरी है। वो रोली को यहाँ संभालने का बोलकर जल्दी से घर को निकल जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि सीरत दर्द से तड़प रही थी और किसी को भी पास नहीं आने दे रही थी। सौम्या जल्दी से जाती है और उससे कहती है, बस बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब को इलाज देखने दे, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है ना। डॉक्टर सौम्या को आता देखकर जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और थोड़ी देर में ही उसकी हालत स्टेबल हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि सीरत ने शायद चलने की कोशिश की है,
जिस वजह से पैर पर दबाव आया है इसलिए उसे इतना दर्द हुआ है। थोड़ी देर में डॉक्टर चले जाते हैं। सौम्या टाइम देखती है तो 11:45 हो चुके थे। उसको इस तरह से चिंता में देखकर शांता ताई उससे कहती हैं, बेटा तेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तू जा, मैं यहाँ सीरत को संभाल लूंगी। तू शाम को जल्दी आ जाना। अभी तू जा, वहाँ तेरी ज़रूरत है। वो गर्दन हिलाकर जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड। रोली उसे हिलाती है तो वो अपने ख्याल से बाहर आती है। वो कहती है, हाँ सीरत ठीक है, अभी आराम कर रही होगी घर पर। अब हम भी चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत काम भी है। वो दोनों इसी तरह बातें करते हुए ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। भावेश अपने केबिन की खिड़की से खड़ा होकर सौम्या को देख रहा था। वो कहता है, मिस सौम्या शर्मा, तुम्हें अपनी इस बेबाकी का जवाब सूद समेत मिलेगा। तुम देखती जाओ, अब बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने ऊपर। मैंने भी तुम्हें सबक न सिखाया तो मैं भी भावेश मेहता नहीं। यह कहकर वो अपने डेस्क पर बैठकर काम करने लगता है। इसी तरह शाम हो जाती है। भावेश एक डिस्कशन में बिजी होता है कि उसका फोन बजता है। वो देखता है तो फोन उसकी माँ का होता है। वो एक्सक्यूज मी कहकर फोन उठाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है, आप कब तक आ रहे हैं बेटा? भावेश, माँ 8 बजे तक आऊँगा। बताएं कुछ काम था क्या? करुणा जी, हाँ आज हमारे एक एनजीओ का इवेंट है, आपको हमारे साथ चलना है। भावेश, माँ मैं, इससे आगे वो कुछ कहता। करुणा जी कहती हैं, अगर आपने कोई भी जिद की तो हम आपसे बात नहीं करेंगे और वृंदावन चले जाएंगे। फिर मत कहिएगा माँ आपके बिना मन नहीं लग रहा। वापस भी नहीं आऊंगी 1 महीने से पहले। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। भावेश लाचारी से सिर हिलाकर कहता है, जी मैं चलूंगा आपके साथ, पर आप कहीं जाने की बात मत करें प्लीज। करुणा जी बोली, अच्छा नहीं करूंगी, अब तुम जल्दी आ जाना, फिर हम चलेंगे। भावेश ने ओके बोला और फोन कट कर दिया। वहीं सौम्या भी घर पहुंच गई थी। वो फ्रेश होकर सीरत के पास आई तो सीरत सिर नीचे किए कुछ सोच रही थी। सौम्या ने उसके सर पर हाथ रखा तो सीरत ने आंखें ऊपर की तो देखा सौम्या उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो फट से उसके गले लग गई और बोली, सॉरी दी, आज मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। मैं तो सिर्फ चलने की कोशिश कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना कहकर वो रोने लगती है। सौम्या उसे चुप करवाते हुए कहती है, नहीं मेरी गुड़िया, तेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ तू कभी मुझे जानकर परेशान नहीं कर सकती, पर आगे से केयरफुल रहना। तू ही मेरे जीने की वजह है। मैंने सब खो दिया है, एक तू ही है जिसके लिए मैं जी रही हूँ। अगर तुझे खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सीरत कहती है, प्रॉमिस दी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। सौम्या कहती है, अच्छा अब डिनर बना देती हूँ, इसके बाद मुझे रोली के घर जाना है, एक प्रोजेक्ट रिलेटेड काम है। आज मुझे वहीं रुकना होगा, तेरे साथ आज शांता ताई रहेंगी। ठीक है, सीरत कहती है, ओके दी, पर मॉर्निंग आप आ जाओगी ना? सौम्या बोली, हाँ गुड़िया आ जाऊंगी। थोड़ी देर में सौम्या डिनर बना देती है। दोनों डिनर करते हैं। फिर सौम्या सीरत को रूम में छोड़कर आती है और बाहर आती है। फिर शांता ताई से कहती है, ताई मैं आज घर नहीं रहूंगी, मेरा आज परफॉर्मेंस है, आप सीरत का ध्यान रखिएगा। शांता ताई, तू चिंता मत कर, तू अपने डांस पर ध्यान देना, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। सौम्या रोली को कॉल करती है और उससे कहती है कि जल्दी से गीता देवी एनजीओ आ जाओ, मेरी परफॉर्मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं है। रोली तू पहुँच, मैं आती हूँ। सौम्या भी निकल जाती है। वहीं भावेश भी अपनी माँ के साथ एनजीओ के लिए निकल जाता है। सौम्या एनजीओ पहुँचती है जहाँ रोली उसका वेट कर रही थी। वो दोनों अपने चेंजिंग रूम में जाते हैं जहाँ उसके कॉस्ट्यूम रखे होते हैं। सौम्या ड्रेस उठाती है और चेंज करके आती है तो रोली उसे तैयार करती है। थोड़ी देर में सौम्या तैयार हो जाती है तो रोली उससे कहती है, सोमू तू इस ड्रेस में एकदम परी लग रही है, सच्ची। सौम्या हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, बस कर नौटंकी, हर वक्त इतनी तारीफ सही नहीं है। सौम्या ने पर्पल लहंगे के साथ गोल्डन ब्लाउज, कानों में झुमके, गले में हार, बालों की चोटी, उस पर गजरा, आंखों में काजल, होंठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियाँ, वो एकदम अप्सरा लग रही थी। रोली कहती है, सच में तू इतनी खूबसूरत लग रही है कि किसी का भी तुझ पर दिल आ जाए। यह सुनकर सौम्या के कानों में किसी की आवाज़ गूंजने लगती है, तेरी खूबसूरती ही ऐसी है कि किसी का भी तुझ पर दिल आ जाए। अब तेरी खूबसूरती मेरे काम नहीं आएगी तो किसके काम आएगी? रोली की आवाज़ से वो होश में आती है। रोली कहती है, कहाँ खो गई तू? अब चलें या यहीं रहना है? सौम्या कहती है, हाँ चलते हैं।
और दोनों ऑडिटोरियम में बैक स्टेज पर अपने रो में आ जाते हैं। वहीं भावेश भी करुणा जी के साथ एनजीओ पहुंच गया था, जहां सब उसका स्वागत कर रहे थे, क्योंकि वो लोग आज चीफ गेस्ट थे। वो लोग सबसे मिलकर अपनी रो में बैठ जाते हैं। आज भावेश बहुत हैंडसम लग रहा था। सबकी नज़र भावेश पर ही थी, क्योंकि हर कोई उसके एटीट्यूड से बहुत इम्प्रेस हो गए थे और वहाँ हर कोई उससे बात करना चाहता था। उसने आज ब्लू सूट, ब्लू शूज, हाथ में घड़ी, हल्की बियर्ड, कुल मिलाकर आज इवेंट की शान लग रहा था भावेश। तय समय पर प्रोग्राम शुरू होता है। सबसे पहले बच्चों के परफॉर्मेंस होते हैं, फिर रोल प्ले शुरू होते हैं, फिर लड़कियों की परफॉर्मेंस शुरू हुई। जैसे तैसे परफॉर्मेंस खत्म हो रहे थे, भावेश की बेचैनी बढ़ रही थी। इसका कारण उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था। अब इवेंट की लास्ट परफॉर्मेंस थी। जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, सौम्या शर्मा, वो कुछ पल को हैरान हो गया। पर उसने सोचा कि शायद कोई और हो। मुंबई बहुत बड़ी है, एक नाम के बहुत लोग हो सकते हैं। पर जैसे ही उस लड़की की एंट्री स्टेज पर हुई, भावेश के मुंह से निकला मिस शर्मा, जिसे सुनकर पास बैठी करुणा जी बोलती हैं, तुम जानते हो इस बच्ची को? उस दिन तो बड़ा ज्ञान देकर कह रहे थे माँ आप बात मत किया करो। अब बताओ कैसे जानते हो तुम इसे? भावेश, माँ गुप्ता कंपनी का जो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के साथ चल रहा है, यह उसकी प्रोजेक्ट इंचार्ज है और बस इसलिए जानता हूँ। करुणा जी सिर्फ हाँ बोलकर वापस आगे देखने लगती हैं। सौम्या ने अभी तक भावेश को नहीं देखा था। उसे तो जल्द से जल्द यहाँ से फ्री होकर जाना था। सौम्या का डांस एक स्टंट डांस था, जिसमें उसे आग के घेरे में नाचना था। यह डांस बहुत मुश्किल था। सौम्या को थोड़ा डर तो लगा था, पर उसे उसकी पेमेंट अच्छी मिल रही थी, तो उसने अपने डर को पार करके इस डांस को करना चुना। सौम्या उस घेरे के बीच खड़ी हो जाती है और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का 3 बार जाप करती है। फिर आंखें खोल लेती है। एक आदमी उसे इशारा करता है कि क्या वो रेडी है। सौम्या गर्दन हिलाकर इशारा कर देती है। धीरे धीरे उस घेरे की बाउंड्री पर आग लगा दी जाती है और गाना शुरू कर दिया गया था। सौम्या ने घूमते हुए आग के घेरे की पूरी ओर राउंड लगाकर अपना लास्ट स्टेप खत्म किया। जैसे ही उसका डांस खत्म हुआ, पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से भर उठा। भाई भावेश तो सौम्या में खोसा गया था। उसकी नज़र एक पल को भी नहीं हटी थी। वो तालियों के शोर से होश में आया और अनजाने में उसने भी सौम्या के लिए तालियां बजाईं। सौम्या ने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद कहा। तभी उसकी नज़र भावेश पर गई। कुछ सेकंड उसने उसे देखा, पर अगले ही पल वो जल्दी से नजरें उससे हटाकर वहां से चली गई। भावेश को यह बात देखकर थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने उस वक्त ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। सौम्या बैक स्टेज आई, जहां उसका रोली इंतजार कर रही थी। वो जल्दी से उसके गले लग गई और बोली, आज तो तूने आग लगा दी। सच में मैं तो बहुत डर गई थी, पर तूने संभाल लिया। सौम्या सिर्फ हाँ करती है और कहती है, तू रुक मैं आती हूँ। वो जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ जा रही होती है कि कोई उसे एक और खींच लेता है। वो देखती है तो सामने आनंद खड़ा था। वो उससे कहती है, क्या हरकत है ये, छोड़ो मेरा हाथ, और उसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है। आनंद एक मुस्कान के साथ कहता है, क्या बात है, आज तो हूर की परी लग रही हो। मन कर रहा है इस परी को खूब प्यार करूं। इतना कहकर वो उस पर झुकने लगता है। भावेश ये सब दूर से देख रहा होता है। ना जाने क्यों उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि दूर से देखने पर यही लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हों और उनके बीच सिर्फ एक रोमांटिक मूवमेंट चल रहा हो। भावेश कहता है, उस दिन तो बड़ा बोल रही थी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल, और अब खुद पब्लिक प्लेस पर ऐसी हरकत कर रही है। और वो वहां से चला जाता है। वहीं सौम्या ने उसके पैर पर अपने पैर से जोरदार वार कर दिया, जिससे वो पीछे दीवार से जा लगा। आनंद ने कहा, बहुत हो गए तेरे नखरे। और वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, अचानक से रोले की आवाज़ आने लगी, जिससे आनंद ने सोचा, अगर अभी यहाँ कुछ किया तो सब इकट्ठा हो जाएंगे। और सौम्या की तरफ देखकर सोचता है, इसे तो बाद में देख लूंगा, और वो वहां से चला जाता है। सौम्या ने जैसे ही रोली की आवाज़ सुनी थी, वो जल्दी से उसकी ओर भाग गई थी, और जैसे ही वो उससे मिली, वो झट से उसके गले लग गई। रोली, सोमू क्या हुआ? तू ठीक है ना? इधर देख। और वो उसे सामने की ओर करती है। सौम्या की आंखें भरी हुई थी। वो कहती है, बोल ना क्या हुआ? सौम्या उसे सब बता देती है। तो रोली उससे गुस्से में कहती है, इतना सब हो गया और तूने मुझे कुछ नहीं बताया। और तो और, आज भी उसे ऐसे जाने दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं आज। और वो जाने लगती है, तो सौम्या उसका हाथ पकड़कर उसे ना का इशारा करती है। रोली कहती है, सोमू बात समझ, अगर तूने अभी कुछ नहीं किया
तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। सौम्या, नहीं रोली, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम पहले ही बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं चाहती कि कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो। प्लीज़ तू समझना। रोली उसे बहुत समझाती है, पर वो उसे अपनी कसम दे के मना कर देती है। रोली हार मानकर कहती है, ठीक है तू चल, अब घर चलते हैं। तू आराम कर, आज दिन बहुत हेक्टिक था, तू थक गई होगी। फिर ऑफिस भी है। सौम्या हाँ कहती है और फिर वो चेंज करके घर की ओर निकल जाते हैं। भावेश भी इवेंट खत्म होने के बाद घर आकर अपने रूम में चेंज करके अपनी बालकनी में बैठा हुआ था। उसके दिमाग में बार बार सौम्या की छवि आ रही थी। तभी उसे आनंद और सौम्या का साथ होना याद आया। उसने खुद से कहा, ये क्या हो गया है मुझे? क्यों बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ मैं? क्या मैं उसे पसंद? पर अचानक से उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, नहीं कभी नहीं। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं, कभी नहीं। और वैसे भी वो लड़की बहुत चालाक है, नाटक करती है लोगों के सामने भोलेपन का, और पीछे से कुछ और ही है। वो खुद को समझाकर रूम में आकर लाइट्स ऑफ करके सो जाता है। दूसरी तरफ करुणा जी भी आज के बारे में सोच रही थी। उन्होंने भावेश की नजरें देखी थी कि वो किस तरह एकटक सौम्या को देख रहा था। वो कहने लगी, क्या जो मैं सोच रही हूँ, क्या वो सही है? वो बच्ची मुझे पहले दिन से ही भा गई थी। एक अजीब सा खिंचाव है उसके अंदर। क्या पता मेरे भावेश की अंधेरी जिंदगी में यही एक सूरज की किरण बने। मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगी। और वो कुछ सोचकर सो जाती है। वहीं सौम्या भी बेड पर लेटी आज के बारे में सोच रही थी। जो आनंद ने आज किया, उसके बाद उसे अब अपने और सीरत के लिए डर लगने लगा था। वो मनी मन कहने लगी, पता नहीं और कितनी प्रॉब्लम का सामना करना है। एक तरफ सीरत है, एक तरफ वो आनंद, एक तरफ आज की परेशानी है, तो दूसरी तरफ अतीत का डर। कैसे सामना करूं इन सब का? यह सोचते हुए वो भी सो जाती है। शायद हर कोई आने वाले कल और बीते हुए कल की चिंता में था। अब देखते हैं किसका समाधान किससे जुड़ा है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।